जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12 चैप्टर 2, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आज के क्लास में आप सबके लिए संपूर्ण हिंदी अर्थ कराने वाले हैं और आपको सबसे आसान भाषा में समझाएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका टारगेट है कि आप बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा प्यारे बच्चों। तो आपको सबसे पहले संपूर्ण हिंदी अर्थ का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव अच्छा से याद होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप 450 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आपने चैप्टर 1 का इस प्रकार अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1 का, तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट न्यूज वगैरह या कोई भी चीज जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न वगैरह रहेंगे, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार लगा दीजिएगा, उसके बाद आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो गूगल पे जाइए और वहां पर सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, उसके बाद क्लिक करके वहां से आप पढ़ सकते हैं अच्छा खासा। वहीं पर बात करें पेड ग्रुप के, तो पेड ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें नोट्स वगैरह रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा। समझिए तो ए टू जेड आपको मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ रुपया पैसा लगेगा, उसके बाद आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 है। कौन सा है? चैप्टर 2 है। और ये क्या है चैप्टर 2 में? तो उसने कहा था। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गोलेरी। और ये आपके सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? ये आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। आप अच्छे से इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो चंद्रशेखर शर्मा जो गुलेरी है, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, पिता का नाम क्या था, ये कहाँ से थे, क्या लिखे हैं, नहीं लिखे, इन सब के बारे में अगर आप समझ जाते हैं तो आपको यहाँ से भी 1 नंबर मिल सकता है। या तो इसी में आप मिला के सब्जेक्टिव आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरह से समझाते हैं। सबसे पहले ये क्या है आपके सामने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म स्थान जो है कह सकते हैं जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। VBI पॉइंट है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं पर बात करें मृत्यु या निर्धन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, दोनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। इनके पिता का नाम किनके पिता का नाम? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम था। क्या नाम था? पंडित शिवराम था। ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जन्म स्थान कह रहा है कि जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, तो जयपुर राजस्थान। क्या है? जयपुर राजस्थान। और मूल निवास मतलब कि कहाँ पर निवास वगैरह किए थे, वहां के बारे में बता देता। आपको लिखना है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और इससे आपके 1 नंबर यहाँ से भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब आपको इसी प्रकार का कंफ्यूजन वाला प्रश्न देंगे। अगर आप ये सब पढ़े नहीं रहिएगा तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपके इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरे पॉइंट, दोनों में से आपको एक प्रश्न आने का बहुत ज्यादा चांस है। और आपको कंफ्यूजन किस में होगा? इसमें होगा और इसमें होगा। तो दोनों को आप अच्छे से एक बार हो सके तो रट ही लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है, इनके लेखक के जीवन के बारे में समझेंगे। क्या करेंगे? जीवन के बारे में। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, वो कहाँ से अध्ययन किए थे, मतलब पढ़ाई वगैरह कहाँ से किए थे,
कहाँ पर नौकरी किए थे, कब क्या किए थे, ये सब के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते चलिए मजे के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले है शिक्षा, मतलब वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो आपको बताना है कि बचपन में संस्कृत की शिक्षा, मतलब कि जो ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो बचपन में ही क्या किए थे, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और बीए भी किए हुए थे। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है वो इंटरमीडिएट कब किए थे, तो ये किए थे आपको बताना है 1903 में। कहाँ से किए थे? तो ये आपको बताना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। और बीए अलग से किए थे, याद रखिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आपके सामने वृत्ति में देखते हैं क्या कह रहा है कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से क्षेत्रीय के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर में आ गए। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ये नौकरी वगैरह के लिए कहीं चले गए, अभिभावक बन के, मतलब गार्जियन कह सकते हैं, इस तरह से चले गए। ठीक है। जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष का 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। मतलब कि 1916 में क्या हुए, वो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं टीचर नहीं होता है, उस तरह से आप समझ सकते हैं, वो बन गए। ठीक है, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बन गए। कौन? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसके कारण? तो संस्कृत का जो अध्ययन किया हुआ था इसके कारण। ठीक है, ये प्रोफेसर बने हुए थे किस चीज में? तो ये संस्कृत में बने हुए थे। यहाँ आप कह सकते हैं अध्यक्ष बोल सकते हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आपका कोई ज्यादा खास कर नहीं है, आपका जो इम्पोर्टेंट था वो सिर्फ यही था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंटरमीडिएट कब के थे, तो 1903 में के थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये भी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी आपके लिए ठीक है कि संपादन मतलब क्या क्या किए हुए थे। समालोचक काशी नगरी प्रचरणी पत्रिका, ये एक प्रकार की पत्रिका निकाले थे। जैसे हिंदी प्रदीप नामक के जो है बाल कृष्ण भट्ट किए हुए थे, इसी तरह जो है ये क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किए हैं ये वाला। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं ये पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा जो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये, इस पॉइंट को आपको माना जाता है क्योंकि रचनाएं से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो रचनाएं देख रहे हैं इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कहानियां, उसके बाद निबंध, इसके बाद प्रमुख निबंध। तो कहानियां के बारे में समझते हैं। तो इसका जो सबसे फेमस है वो है सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। ये तीनों के तीनों फेमस है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि उसने कहा था एक प्रकार क्या है, तो कहानी है। क्या है? कहानी है। और ये जो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था, तो 1915 में किया गया था। कब? 1915 में। सुख में जीवन कब? 1911 में। बुद्धू का कांटा कब? 1911 में। तो ये दोनों तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसने कहा था कहानी ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये तीन ही कहानियां लिखी है और तीनों की तीनों कहानी क्या है, फेमस है। नहीं समझते हैं कि कोई ऐसा फिल्म निकाल दिया कि हिट पर हिट चला जाता है। तो ये दो तीन ही फिल्म निकालते हैं और वो हीरो क्या होते हैं, हिट हो जाते हैं। जैसे रॉकी को ही देख लीजिए, केजीएफ के बारे में बता रहे हैं कि जबकि वहां पर जो यश है क्या है, उसको कभी कोई जानता नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन जब रॉकी केजीएफ आया, केजीएफ 2 आया, उसके बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गया। हो या कि नहीं है? बहुत ज्यादा उसको ऐड वगैरह का भी प्रचार करने के लिए आया होगा, राइट। अब देखिए निबंध में क्या है, तो निबंध में है प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों पर निबंध। ये ज्यादा खासकर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लीजिएगा। लेकिन प्राच्य विद्या ये आपसे पूछा जा सकता है। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था, तीन चार में से एक इसमें भी से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ ज्यादा ये है प्रमुख निबंध जो खासकर फेमस है, वो है कछुआ धर्म। क्या है? कछुआ धर्म। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? कछुआ धर्म जो देख रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
देखिए, मारेसी मारेसी मोही कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवना प्रिय आदि। आपको भारतवर्ष याद रखना है और कछुआ धर्म याद रखना है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि भारतवर्ष की रचना किसने की थी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कछुआ धर्म किसकी रचना है, तो ये आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हम अपने आप से लिख दिए, अगर ये भी इंपॉर्टेंट लेकर आए कि देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी थी। कौन? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देश प्रेम के, जैसे पता ही होगा आपको कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो क्या करते थे, सेना में गए हुए थे, पता है ना। सेना में एक नाम, बढ़िया से आगे चले सारांश पढ़ाएंगे तो बढ़िया से। द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार थे। कौन? चंद्रधर शर्मा जो थे वो किस युग के थे, तो द्विवेदी युग के। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे भी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार थे, तो ये जो थे द्विवेदी युग के थे। किसके? द्विवेदी युग के। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है, 3 कहानी लिखी, और तीनों के तीनों कहानी क्या है, फेमस है। तीनों कहानी का नाम जो है सुखमय जीवन है, बुद्धू का काटा है, और उसने कहा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सारांश में। सारांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी पे आपका क्या होता है, सारांश के माध्यम से ही आप क्या करते हैं, अच्छा खासा सब्जेक्टिव बना सकते हैं, अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या सोचे कि संपूर्ण हिंदी अर्थ जो है वो जरूरी है। अगर बच्चे को संपूर्ण हिंदी अर्थ अगर अच्छे से समझा देते हैं तो उसको सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं देगा। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले नोट्स उसका तैयार कर लीजिए अच्छे से, तब आपको अच्छा से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा कि उसने कहा था कहानी। पहले सबसे पहले पूछा भी जाएगा कि उसने कहा था एक प्रकार की क्या है, तो कहानी है। इसके राइटर कौन है, मतलब लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई दिव्य एवं प्रेम पर आधारित कहानी है। दिव्य और ये प्रेम नहीं कहता कि एकदम घोर तपस्या जैसा काम करते हैं, उस पे कह सकते हैं। और एक ऐसा प्रेम जिसमें छल कपट थोड़ा सा भी ना हो, उस पे आधारित है। एक तरह से कह सकते हैं भावनाओं से जुड़ी हुई एक तरह से यह कहानी है। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भारे बाजार से एक लड़के, मतलब यह इसकी जो शुरुआत है, उसने कहा था जो कहानी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो एक बार फटाफट आप कमेंट करके बताइएगा कि उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। तो अमृतसर के भीड़ भारे बाजार से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अमृतसर के भीड़ भारे बाजार से हुई थी। एक लड़के जिसकी उम्र कितने साल थी, 8 साल की थी, और एक लड़का जिसका उम्र 12 वर्ष था। ये भी आपको याद रखना है कि अमृतसर के भीड़ भारे बाजार में एक लड़की भेंट हुई थी और एक लड़का भेंट हुआ था। लड़के का उम्र 8 साल था और लड़का का उम्र कितना था, 12 वर्ष था। ठीक है, लड़का और लड़की दुकान से सामान खरीदने आए थे। लड़का और लड़की क्या थे, सामान खरीदने आए थे। नहीं होता है कि कोई चीज सामान खरीदने हम मेला घूमने चले जाते हैं या मार्केट में चले जाते हैं, उसी तरह से ये गए हुए थे। और जब सामान खरीद कर जा रहे थे तब लड़का मुस्कुरा कर पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, मतलब कि हो मंगनी हो गई, मतलब तेरी कुरमाई होगी मतलब मंगनी। नहीं होता कि जैसे छेका वगैरह हो गया या शादी कर सकते हैं, इस तरह से ये हो गया। तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। बहुत जबरदस्त कहानी है, सुनिएगा आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, देखिए ये कहानी बहुत ही खास कर ये लव पे आधारित है। क्या है? लव पे आधारित है। सबसे पहले ये क्या है, दिव्य एवं प्रेम पर आधारित कहानी है। इसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भारे बाजार में हुई थी, जिसमें 8 साल की लड़की थी और 12 साल का लड़का था। और दोनों का जब मुलाकात होता है तो उस पे लड़का पूछ लेता है कि तेरी कुरमाई हो गई। कह रहा है, कौन कह रहा है, तो ये कह रहा है, कौन? लड़का कह रहा है। कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो इसी पर लड़की कहती है धत। धत करके क्या कहती है, दौड़ने लगती है, मतलब दौड़ के भाग जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले दूध वाले के यहाँ अक्सर मिले जाते थे। मतलब नहीं होता है कि एक ही शहर में रहते हैं तो वहां पर हम मिल ही जाते हैं, लड़का लड़की मिल ही जाते हैं। ठीक है, वे दोनों जब भी मिलते थे तब लड़का एक ही सवाल पूछता था, तेरी कुरमाई होगी। और जब भी लड़का और लड़की जो मिलती थी वो क्या करते थे, एक ही सवाल पूछते थे। कौन? ये लड़का। लड़का कौन सा सवाल पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई होगी, बस यही सवाल कर देता। और उत्तर में हमेशा धत करके ही आता था। कौन कहता था? लड़की।
फिर एक दिन लड़का वही सवाल पूछता है, तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कौन बोला? ये बोली लड़की। कौन बोली? सूबेदारनी कह सकती हैं, ये बोली। ठीक है, बोल नहीं होता कि गुस्सा में आके कह देते हैं, लेकिन ये रियल में था। बोल दी। कब? कौन बोला? लड़का। कल। कौन बोली? लड़की। यह देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, ये कौन बोलता है? लड़की बोलता है। यह देखते नहीं, ये रेशम से कटा हुआ सालू, मतलब उससे शरीर पे नहीं होता कि साड़ी जैसा टाइप का हो सकता है या सालू हो सकता है यह। ठीक है, यह सुनते ही लहना सिंह बौखला गए। कौन? लहना सिंह क्या हुए? बौखला गए। कह रहे थे, वो बार बार पूछते कि तेरी गोरमाई हो गई, तेरी गोरमाई हो गई, तेरी गोरमाई हो गई। तो उसको हमेशा जवाब आता था क्या? धत कहकर भाग जाती थी कभी कभी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो विरोध में बोली कि हाँ, लड़की बोली कि हो गया है। तब यही कहता है कि यह देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, मतलब कि शादी हो गया है। यह सुनते ही लहना सिंह बौखला गए, नहीं होते कि एकदम गर्म मिजाज में हो जाते हैं, उस तरह से हो गए। जब वह घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक लड़के को मारी मोरी में धकेल दिया। मोरी समझते हैं? नाली, उसमें धकेल दिया। ठीक है, एक कुत्ते को पत्थर मारा तथा एक गोभी वाले के ठेले में दूध उछल दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकरा गई, जिससे जिसने उसे अंधा कहा। इस पाठ वन समाप्त हो गया। देखिए, इसमें कुछ और भी लाइन ऐड है। या देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, ये तुम्हारे मामा कहाँ रहते हैं? ये तो अमृतसर के यहाँ पर रहते हैं। फिर उसके बारे में ये सभी पूछा जाता है। तो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं है। अब आपको सब्जेक्टिव में भी समझाना है तो सब्जेक्टिव में आपको ये समझा देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। जैसे केजीएफ चैप्टर 1 देखे होंगे, अब आपको चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद लड़का सेना में भर्ती हो गया। कौन? लहना सिंह। क्या हुआ? लहना सिंह क्या हुआ? सेना में भर्ती हो गया। जहां लड़का अंग्रेज के तरफ से फ्रांस लड़ने जाता है। मतलब कि जो लहना सिंह है, वो किसके तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेज के तरफ से। किसके तरफ से? अंग्रेज के तरफ से लड़ रहे थे। और कहाँ गए लड़ने? फ्रांस लड़ने चले गए। ठीक है, सेना में बहुत सारे लोग थे। क्या थे? सेना में बहुत सारे लोग थे, जैसे सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, ये जो मेन होता है, मेजर कह सकते हैं, वो था। वजीरा सिंह और बोधा सिंह था। बोधा सिंह किसका पुत्र था? ये सूबेदार हजारा सिंह का ही पुत्र था। ठीक है, इन सभी के बीच गहरी दोस्ती एवं प्यार था। मतलब कि नहीं होता है, एक ग्रुप ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपस में देखिएगा बॉर्डर पे जितने भी लोग रहते हैं, एक तरह से अच्छा भावना रखते हैं, दोस्ती की भावना रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि लहना सिंह सिख राइफल के 77वें जमादार थे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपसे। अगर फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि सिख राइफल के 77वें जमादार कौन थे, तो आपको क्या बताना है? लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। जब लहना सिंह घर आए थे, तो वह फौज की तरफ जा रहे थे। तब सूबेदार और बोधा सिंह का घर रास्ते में ही था। मतलब नहीं होता है, ये रास्ता है। ठीक है, ये लहना सिंह का घर है और यहाँ पर हो गया किसका? सूबेदार का। सूबेदार, ठीक है, सूबेदार का घर है। ये रास्ते से निकल रहा था तो उसको देख लिया यहीं पे कि हाँ, रास्ता में वो भी सब है। तो उसे मिलते हुए चला गया। कहे साथ में चलते हैं और अच्छा लगता है। देखते हैं, आप सभी कहते हैं साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। उसी तरह से वो जा रहे थे तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाती है। तो क्या होता है, ये जो सूबेदारनी है, उसको, ये जो सूबेदारनी जो देख रहे हैं, वो लहना सिंह को क्या होता है? पहचान जाता है। अब सोचिए, जो बच्चा 12 साल में इतना देखा हुआ, 8 साल में देखा हुआ है, और वो 20 साल या 25 साल के एज में भी पहचान जा रहा है, कितना दिव्य प्रेम शक्ति एक तरह से कह सकते हैं, वो आप सोच लीजिए। राइट। वैसे भी एक तरह एक बार देख लेते हैं किसी को और ज्यादा लगाव हो जाता है तो उसे एक ही चेहरा जल्दी भूल नहीं पाते। ठीक है, और उसे अपने घर में बुलाकर कहती है, पहचानते हो? तो लहना सिंह कहता है कि नहीं। बिल्कुल यार, इतना दिन के बाद मिली हो, कहाँ 8 साल हो गया और कहाँ 20 साल के हो जाके, तो क्या पहचान पाएगा? नहीं। थोड़ा सा मेरा तबीयत कैसा दिन लग रहा है। राइट। तब वह बचपन का बात बताता है। किसको? लहना सिंह को बताता है कि जिस तरह से तुमने मेरी जान बचाई थी, फला चिल्ला कुछ कुछ यादें बात कराती है। तो वह पहचान जाता है। कौन? लहना सिंह। तब सूबेदारनी लहना सिंह से वादा मांगती है। कौन मांगती है? सूबेदारनी। कौन मांगती है? सूबेदारनी मांगती है। किससे? लहना सिंह से वादा मांगती है कि जिस तरह तुम मेरा रक्षा किए हो, नहीं होता है कि एक तरह से हम रक्षा किए तो तुम हमारे पति का भी करो, एक तरह से नहीं होता कि मेरा रिचार्ज तुम किए हो ना,
तो मेरे पति का भी रिचार्ज कर दो, एक तरह से हो सकता है, राइट। तो वही यहाँ पर हुआ था, राइट। तो उसी प्रकार मेरे पति और पुत्र, पति का नाम क्या था, सूबेदार था, और पुत्र का नाम क्या था, बोधा सिंह था। रक्षा करोगे। तब वहां से लहना सिंह सूबेदार और बोधा सिंह फौज की तरफ चला जाता है। लड़ाई के दौरान सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा करते हुए लहना सिंह घायल हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि यह कहानी देशभक्ति, प्रेम पर बलिदान, दिव्य प्रेम कहानी सभी पे आधारित है, ठीक है। और जब ये लहना सिंह घायल हो लाना सिंह घायल हो जाते हैं, तो उसको एक बात भी बोलते हैं, जाके अब कह दो उनको कि जो उसने मुझे वादा किया था वो मैंने निभा दिया। ये आपको सब्जेक्टिव में हम आपको अच्छे से समझाएंगे, तो प्लीज आप सब्जेक्टिव के लिए वेट कीजिए, सब्जेक्टिव का क्लास जल्दी ही कराएंगे। अगर आप नोट्स वगैरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 300 MBBI सब ऑब्जेक्टिव 150 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर, ये सारा चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए अभी आपको 200 रुपया ऑफर के हिसाब से लग रहा है। बाद में कितना लगेगा वही कोई ठीक नहीं है, अगर आप चाहे तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं अभी कॉल करके, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आपको सब्जेक्टिव में अच्छे तरह से समझाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।